नमस्कार, मैं विश्वानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार में केंद्रीय परियोजनाओं की निगरानी में तेजी। नोडल अफसर हर 15 दिनों में करेंगे परियोजनाओं का निरीक्षण। बिहार सरकार ने केंद्रीय परियोजनाओं की समीक्षा की शुरू। अंचलाधिकारी की पोस्टिंग अब कार्य प्रदर्शन के आधार पर होगी। संजय सरावगी ने अधिवेशन भवन में की समीक्षा बैठक। खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को दी चेतावनी। बिहार में मौसम ने ली करवट। पछुआ हवाओं से तेज गर्मी का असर। 16 मई तक बढ़ सकता है अधिकतम तापमान। दूध की डेयरी खोलने जा रही जीविका दीदी। 2017 में शुरू हुई थी कौशिका महिला दूध उत्पादक कंपनी। अब तक 2 लाख महिलाओं को मिला रोजगार। फिटनेस पर निर्भर रहेगा धोनी का अगला आईपीएल। 6 से 8 महीनों में अपने आईपीएल भविष्य पर फैसला करेंगे धोनी। आईपीएल 2023 के बाद धोनी ने कराई थी घुटने की सर्जरी। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। करोड़ों की परियोजनाओं का 15 दिनों पर निरीक्षण करेंगे नोडल अफसर। बिहार में अब 500 करोड़ रुपए से अधिक की केंद्रीय परियोजनाओं का निरीक्षण हर 15 दिन पर नोडल अफसर करेंगे। राज्य सरकार ने इन परियोजनाओं को समय पर पूरा कराने के लिए गंभीर रुख अपनाया है। वर्तमान में राज्य में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की केंद्रीय परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। परियोजनाओं में देरी रोकने के लिए जिलों के अधिकारियों, विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों को निर्देश दिए गए हैं। हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में श्रम मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, ऊर्जा, दूरसंचार, रेलवे और सड़क परिवहन मंत्रालय से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा की गई। नई व्यवस्था के तहत इन परियोजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन में तेजी लाई जाएगी ताकि समय सीमा में लक्ष्य पूरा किया जा सके और संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो सके। अंचलाधिकारी की पोस्टिंग अब कार्य प्रदर्शन के आधार पर होगी। राज्य के अंचलाधिकारियों की पोस्टिंग अब उनके कार्य प्रदर्शन के आधार पर की जाएगी। अधिवेशन भवन में हुई समीक्षा बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने पारदर्शिता, तत्परता और जन समस्याओं के समाधान पर जोर दिया। उन्होंने दाखिल खारिज मामलों की समीक्षा की और ऑनलाइन सेवाओं के बावजूद जनता की समस्याओं पर चिंता जताई। मंत्री ने जल्द जन संवाद शुरू करने की घोषणा की। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने खराब प्रदर्शन वाले अधिकारियों को चेतावनी दी और सुधार के उपायों पर जोर दिया। विभागीय सचिव जय सिंह ने केस रिजेक्शन से पहले संबंधित व्यक्ति से मिलने की सलाह दी और रिवर्ट केसों पर निगरानी की बात कही। जमाबंदी पंजी की स्कैनिंग 31 मई तक पूरी करने का निर्देश दिया गया है। प्रदर्शन के आधार पर शीर्ष और निचले 15 अंचलों की रैंकिंग भी जारी की गई। बिहार के 7 शहरों में मॉक ड्रिल में 12,000 स्वयंसेवक हुए शामिल। बिहार के 7 शहरों में मॉक ड्रिल में नागरिक सुरक्षा कोर के 12,000 स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया, जिसमें युद्ध जैसी आपात स्थितियों से निपटने का अभ्यास किया गया। नागरिक सुरक्षा निदेशालय ने संबंधित डीएम से 12 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है, जिसमें रिहर्सल की सफलता, बलों की भागीदारी और हमले के प्रकारों जैसे फायरिंग, बम और मिसाइल का विवरण शामिल है। यह रिहर्सल 54 वर्षों बाद हुआ, जिससे मिली प्रतिक्रिया के आधार पर कमियां दूर की जाएंगी। 6 जिलों के 7 शहरों को सेक्टरों में बांटकर प्रशासनिक अधिकारियों और स्वयंसेवकों की तैनाती की गई थी। कंट्रोल रूम के जरिए भी निगरानी हुई। रिपोर्ट के विश्लेषण के आधार पर नागरिक सुरक्षा को मजबूत करने और अन्य जिलों में विस्तार की योजना बनाई जा रही है। फिलहाल यह कोर पटना, बेगूसराय, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया में कार्यरत है। उत्तर बिहार में पंचायती राज योजनाओं की समीक्षा। उत्तर बिहार में पंचायती राज विभाग की योजनाओं की बुधवार को समीक्षा हुई। सचिव मनोज कुमार ने 15वें वित्त आयोग के 6ठे राज्य वित्त आयोग के तहत क्रियान्वित योजनाओं पर तेजी से खर्च करने की दिशा में अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने 5 जिलों की कम प्रगति पर अफसरों से स्पष्टीकरण मांगा और कार्रवाई की चेतावनी दी है। पंचायत सरकार भवन निर्माण की समीक्षा में सचिव ने जिन पंचायतों में जमीन नहीं है वहां दान में जमीन प्राप्त करने की पहल करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत उत्तर बिहार में 3,92,054 सोलर स्ट्रीट लाइट्स स्थापित की गई हैं। लाइट्स के रखरखाव के लिए केंद्रीकृत अनुश्रवण प्रणाली स्थापित की गई। बैठक में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र, अंकेक्षण, न्यायिक वाद और आरटीपीएस केंद्रों की समीक्षा भी की गई। नेपाल से भारत में घुसपैठ करने वाले 4 चीनी नागरिक गिरफ्तार। बिहार के मोतिहारी जिले के रक्सौल में नेपाल सीमा से अवैध रूप से भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 4 चीनी नागरिकों को पुलिस और एसएसबी ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नागरिकों की पहचान डेन विजोन, लिन युंगाग हुई, ही क्विन हैंसेन और हुवाग
लिविंग के रूप में हुई है, जो चीन के हुनान सिटी के निवासी हैं। इनके साथ 2 नेपाली महिला गाइड थीं, जिन्हें पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया। पहले पकड़े गए चीनी नागरिकों के पास वीजा नहीं था और उनके पास से चीनी मुद्रा व पासपोर्ट बरामद हुए। सभी पैदल नेपाल से भारत में प्रवेश कर रहे थे। घटना ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई है, जब सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर है। पुलिस व खुफिया एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं और मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। चीनी दूतावास को जल्द जानकारी दी जाएगी। बिहार सरकार ने अस्पतालों के लिए 250 करोड़ रुपए किए स्वीकृत। बिहार सरकार ने सरकारी अस्पतालों में रोगियों को मुफ्त दवाएं देने के लिए करीब 250 करोड़ रुपए का आवंटन स्वीकृत किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों के लिए 136.91 करोड़ रुपए, जिला अस्पतालों के लिए 90 करोड़ रुपए और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 23.08 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। दवाओं की खरीद के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों को 70% राशि बिहार स्वास्थ्य सेवाएं आधारभूत संरचना निगम के माध्यम से खर्च करने का निर्देश है, जबकि जिला अस्पतालों में 80% राशि निगम द्वारा और 20% राशि सिविल सर्जन द्वारा खर्च की जाएगी। विभिन्न अस्पतालों के लिए आवंटित राशि में पीएमसीएच पटना को 36.80 करोड़ रुपए, डीएमसीएच दरभंगा को 26.40 करोड़ रुपए जैसे प्रमुख अस्पताल शामिल हैं। कॉल सेंटर पर भू मालिकों की शिकायतों का होगा समाधान। दाखिल खारिज की प्रक्रिया में अक्सर छोटी छोटी गलतियों के कारण लोगों के आवेदन रिजेक्ट हो जाते हैं, लेकिन अब यह समस्या हल हो जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आम लोगों के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 18003456 जारी किया है, जो जून 2025 से सक्रिय होगा और इस हेल्पलाइन के जरिए लोग दाखिल खारिज, जमाबंदी, रिकॉर्ड रजिस्ट्री, सर्वे और अन्य भूमि संबंधित समस्याओं की शिकायत दर्ज कर सकेंगे। शिकायत के बाद ट्रैकिंग नंबर मिलेगा, जिससे उनकी समस्या का समाधान पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। इससे किसानों और आम जनता को दाखिल खारिज की प्रक्रिया में आने वाली देरी, ऑनलाइन आवेदन में गड़बड़ी और अन्य समस्याओं से राहत मिलेगी। इस हेल्पलाइन के जरिए दफ्तरों के चक्कर काटने की आवश्यकता खत्म होगी। कॉल सेंटर पर प्रशिक्षित कर्मी लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे और यह सेवा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों के लिए उपलब्ध होगी, जिससे रैयतों की परेशानी का हल अब केवल एक फोन कॉल पर हो सकेगा। पछुआ हवाओं से बिहार में तेज गर्मी का असर। बिहार में मौसम तेजी से बदल रहा है। पछुआ हवाओं के प्रभाव में वृद्धि के कारण गर्मी बढ़ने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 10 से 16 मई के बीच अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। पटना समेत अधिकांश जिलों में दिन और रात के तापमान सामान्य से अधिक रहेंगे। वातावरण में नमी घटने से मौसम शुष्क बना रहेगा। 9 से 13 मई के बीच राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में उष्ण और शुष्क दिवस को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार को डेहरी में सबसे अधिक 38.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ, जबकि पटना का तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4.2 डिग्री अधिक था। कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जैसे बिहार शरीफ में 7.0 मिलीमीटर और बेगूसराय में 2.0 मिलीमीटर। पछुआ हवाएं गर्मी बढ़ा रही हैं। दूध की डेयरी खोलने जा रही जीविका दीदी। जीविका दीदी अब अपनी खुद की डेयरी खोलने जा रही है, जबकि पहले वे केवल दूध उत्पादन और बेचने का काम करती थी। जीविका दीदियों द्वारा संचालित कौशिका महिला दूध उत्पादक कंपनी लिमिटेड प्रतिदिन 80,000 लीटर से अधिक दूध का उत्पादन करती है। 2017 में शुरू हुई इस पहल में आज 2 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं और इनकी सालाना टर्नओवर 13,768 रुपए है। पहले ये महिलाएं मदर डेयरी और सुधा डेयरी को दूध सप्लाई करती थी, अब पैकेजिंग भी खुद करेंगी। दीदियों ने गायें खरीदना शुरू किया है और उनके लिए चारा, मिनरल मिश्रण और डी वार्मर की आपूर्ति की गई है। हिमांशु वर्मा ने कहा कि अपनी डेयरी खोलने से दीदियों को और मुनाफा होगा। शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट के नाम पर शिक्षक से 7.5 लाख की ठगी। मुंगेर में एक शिक्षक साइबर ठगी का शिकार हो गया, जिसने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर 7,50,000 रुपए गंवा दिए। शिक्षक को जनवरी 2025 में फेसबुक पर एक इन्वेस्टमेंट ऑफर मिला, जिसके बाद व्हाट्सएप पर संपर्क कर उसने पहले 20,000 रुपए निवेश किए और 15 दिन में 21,500 रुपए वापस पाए। इससे भरोसा बढ़ा और उसने 2 बार में कुल 7,50,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद इन्वेस्टर ने कॉल उठाना बंद कर दिया। शिकायत पर साइबर थाना ने छानबीन की, जिसमें पता चला कि राशि जिस खाते में भेजी गई थी वो फर्जी था और फर्जी आईडी पर खाता खोला गया था। थाना प्रभारी ने बैंक की भूमिका को भी संदिग्ध बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों से बचने के लिए लोगों को जागरूक होना जरूरी है। लालच में आकर लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं।
कांग्रेस ने टिकट आवेदन के लिए शुरू किया क्यूआर सिस्टम। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने टिकट आवेदन के लिए नया तरीका अपनाया है। पहली बार पार्टी ने क्यूआर कोड जारी किया है, जिसे स्कैन कर उम्मीदवार ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इस पहल की योजना प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बनाई है और इसका उद्देश्य आम लोगों से पार्टी का जुड़ाव बढ़ाना है। फॉर्म में आवेदक से व्यक्तिगत जानकारी के साथ साथ हर घर झंडा अभियान, जन आक्रोश मीटिंग और सामुदायिक मीटिंग की संख्या, फोटो, सोशल मीडिया फॉलोअर्स और बायोडाटा जैसी जानकारियां मांगी गई हैं। पार्टी इन जानकारियों के आधार पर स्क्रीनिंग कर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों को टिकट देगी। राजेश राम के अनुसार इससे ऐसे लोगों को भी मौका मिलेगा जो पार्टी विचारधारा से जुड़े हैं लेकिन जिनकी सीधी पहुंच नेतृत्व तक नहीं है, और यह पहल पार्टी जनता के बीच संवाद बढ़ाने की दिशा में एक कदम है। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच तेज प्रताप का पोस्ट वायरल। भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर पहलगाम हमले का बदला लिया है। भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक के जरिए आतंकवादियों के ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है और इस कार्रवाई के बाद देशवासियों का जोश बढ़ गया है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव ने कहा है कि उन्होंने पायलट की ट्रेनिंग ली है और अगर यह ट्रेनिंग देश सेवा में काम आती है तो वे खुद को भाग्यशाली मानेंगे। तेज प्रताप यादव ने अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, अगर पायलट की ट्रेनिंग देश के काम आ सकती है तो मैं हमेशा देश की सेवा के लिए तत्पर हूँ। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने निशाना बने। अंतिम चरण में पीएम मोदी के रोहतास दौरे की तैयारियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा तैयारियों के अंतिम चरण में है, जो रोहतास जिले के विक्रमगंज में प्रस्तावित है। कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण रोहतास जिलाधिकारी उदिता सिंह और पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार ने किया। सुरक्षा व्यवस्था के तहत बैरिकेडिंग, मंच निर्माण, हेलीपैड और वॉच टावर बनाने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस यात्रा में विभिन्न योजनाओं की घोषणाएं भी कर सकते हैं, जिनमें सड़क, पुल और अन्य विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए की राशि का ऐलान हो सकता है। यह यात्रा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री कई नई योजनाओं की घोषणा कर सकते हैं। अनुमान के अनुसार 30 मई को होने वाले कार्यक्रम में इन योजनाओं से संबंधित कार्यों के लिए बड़ी राशि की घोषणा की जाएगी। तेज प्रताप के पायलट से दावे पर दीपा ने कसा तंज। राजद नेता तेज प्रताप यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए देश सेवा की इच्छा जताई और खुद को विमान उड़ाने में सक्षम बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पायलट से जुड़ा एक लाइसेंस साझा किया, लेकिन वह असल में फ्लाइट रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस निकला, जो 2021 में ही एक्सपायर हो चुका है। इस पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू और हम पार्टी के विधायक दीपा मांझी ने मंगही में तंज कसा। कहा कि यह लाइसेंस सिर्फ ग्राउंड क्लियरेंस के लिए है, उड़ाने के लिए नहीं। तेज प्रताप यादव ने दावा किया कि उन्होंने पायलट की ट्रेनिंग ली है और जरूरत पड़ने पर देश के लिए अपनी जान भी देने को तैयार है। सोशल मीडिया पर उनका यह दावा सियासी चर्चा का विषय बन गया है। फिटनेस पर निर्भर रहेगा धोनी का अगला आईपीएल सीजन। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी ने बुधवार को कहा कि वो आगामी 6 से 8 महीनों में अपने आईपीएल भविष्य पर फैसला करेंगे, जब वह अपनी शारीरिक क्षमताओं पर गौर करेंगे। धोनी ने स्वीकार किया कि वह अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर हैं, लेकिन उनके खेल में फैंस का उत्साह अभी भी कायम है। आईपीएल 2023 के बाद धोनी ने घुटने की सर्जरी कराई थी और वह फिटनेस समस्याओं का सामना कर रहे हैं। धोनी ने कहा कि सीएसके इस समय अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमा रहा है और ताकि भविष्य में एक मजबूत टीम तैयार की जा सके। उन्होंने कहा कि टीम को अब यह ध्यान रखना होगा कि कौन सा खिलाड़ी किस भूमिका में फिट हो रहा है और सभी स्थितियों को समझते हुए प्रतिस्पर्धी बने रहना है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नरेंद्र कुमार, रंजीत मिश्रा, निशांत कुमार, राजेश कुमार शर्मा, शैलेंद्र कुमार, अनुराग राज, कामेश्वर सिंह, लक्ष्मी मेहता, राजकिशोर महतो, रवि मोहन वर्मा, नंद कुमार, दीपक कुमार, अनवर करीम खान, इंद्र भूषण, रवि मुन्ना प्रसाद और राकेश मिश्रा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है, और साथ ही अपने क्षेत्र का नाम भी अवश्य लिखें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।